नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर हमारे चैनल HOTC में। और आज हम एक नए विषय के साथ आए जो इस चैनल पे अभी तक नहीं हुआ है, ज्योतिष। और इस विषय में हमारे साथ हैं प्रदीप कुमार जी शर्मा। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस आईकास बेंगलोर से प्रशिक्षित हैं और इन्हें इस कार्य का अनुभव पिछले 21 वर्षों से है। एक और मैं बताने में गर्व महसूस करूंगा कि हमारी मित्रता भी बहुत पुरानी, करीब 30 वर्षों की हमारी मित्रता है। दूसरे विषय से हमारी मित्रता हुई थी, तो इन्होंने इस विषय को बहुत अच्छे से पढ़ा और उसका अध्ययन किया और उस पर बहुत अच्छा अपना प्रेडिक्शन भी देते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। आप अपने व्यस्त समय से समय निकाल कर आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो ज्योतिष जो है, इस विषय में सब जानते हैं कि इससे अपन अपना भविष्य देखते हैं, है ना। तो क्या सिर्फ भविष्य को लेके ही ये होता है या ज्योतिष में और भी कुछ होता है? देखिए, ज्योतिष से भविष्य देखना तो एक बहुत छोटी सी बात है। इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि एक तरीके से कि हम कंप्यूटर में टाइपिंग का काम है। कंप्यूटर टाइपिंग के लिए नहीं, वो बहुत उच्च कोटि की करना चाहिए। हाँ। तो ज्योतिष में भविष्य देखना उसकी संपूर्णता में से भूल है, लेकिन एक्चुअली ये एक आकाशीय गणित है, आकाशीय साइंस है, जिससे पूरे आकाश का अध्ययन किया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने जब आकाश का अध्ययन कर रहे थे तो अध्ययन करते करते उन्होंने ये पाया कि जो आकाशीय चाल है, जो ग्रहों की चाल है, जो सितारों की चाल है, उन सितारों की चाल का पृथ्वीवासी पर एक निश्चित प्रभाव पड़ रहा है। और फिर उन्होंने अपने तपोबल से उसको जानकर समझकर और हजारों वर्षों का अनुसंधान करके एक निश्चित नियम बना, और उस निश्चित नियम को हमने ज्योतिष का नाम दिया। ज्योतिष का मतलब होता है जो कि रास्ता देता। लेकिन ये बहुत बड़ा है, इसको इसी तरीके से मान सकते हैं कि हमारी ज्योतिषीय गणना को नासा भी लेता है जब वो रॉकेट वगैरह देता है कि कौन सा ग्रह कब कैसा करना है, कब कितनी हवा चलेगी, इतनी आंधी। क्योंकि एक अगर आप नासा की बात करें तो उनके लिए 1 सेकंड का सवा एक साथ उनके लिए जन्म और मरण का कारक बन जाता है। करोड़ों की हानि हो सकती है या करोड़ों का लाभ हो सकता है। तो ज्योतिष को और तो बहुत छोटे परिप्रेक्ष्य में देखना, यानी उसके इंसल्ट का कार्य। तो लेकिन हाँ, ज्योतिष से भविष्य बहुत अच्छे से देखा जा सकता है यदि निश्चित नियमों का पालन किया। तो इतना बड़ा जो शास्त्र है ये, तो इसको पढ़ने में भी आपको कई वर्ष लगे होंगे। हाँ, देखिए, ज्योतिष का एक मतलब आप ये मान के चलो कि ज्योतिष बाय बर्थ, यानी आदमी में ज्योतिष का एक कीड़ा होता है। अच्छा। वो उसको हमेशा काटता है। सही समय पर सही गुरु यदि मिल जाए जी, तो वो व्यक्ति अपने आप ही प्रेडिक्शन करने लगता है। अच्छा, तो मतलब आपको भी गुरु मिले? हाँ, ऐसा लग रहा है आपकी बात से। गुरु मिले। हाँ। गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता है। गुरु मिले, उनसे मैंने गुरु दीक्षा प्राप्त की है, और वो मेरे लोकवाणी चतुर्वेदी की गुरु ने, क्योंकि अभी सूक्ष्म भक्तन है, और उन्होंने फिर स्टेप बाय स्टेप बताया कि 5 साल तक आपको ये पढ़ना है, 5 साल की कठोर तपस्या करवाई। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को इजाजत थी, खुद बोला कि ये मेरा शिष्य है जो योगी सरकारी है, और एक प्रकार से उन्होंने दीक्षा दी मुझे, और उसके बाद मुझे कहने पीछे मुड़कर नहीं कोई। वाह। तो जैसा कि अधिकतर देखने में आता है, सुनने में आता है कि आपका राहु खराब है, शनि की दशा खराब है, 7.5 है, या फलाना ग्रह फलाने घर में बैठा है इसलिए आपकी किस्मत खराब है। तो ये कहाँ तक ठीक है? क्योंकि इंटरनेट पे यही चलता रहता है, और आपसे चर्चा के दौरान एक बार आपने बोला था कि ये इंटरनेट पे ये जो भी हो रहा है ये लगभग मूर्खता है। तो इस बारे में आप थोड़ा और स्पष्ट करें यहाँ। देखिए, इंटरनेट पे मेरी रील बनाता हूँ, बहुत सारे चीजों से इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर भी बेबाक होकर बिना किसी हिचक कर मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा
कि वो इंटरनेट पे 1 मिनट की रील है, उस रील पर कृपया ना जाए, क्योंकि वो रील को इस तरीके से माने कि आप एक लंबी गहरी गुफा में हैं और किसी व्यक्ति ने आपको एक अगरबत्ती दे दी है और उस अगरबत्ती की रोशनी में वो उस अंधेरी गुफा को पार करने का संकेत है। एक सामुद्रिक शास्त्र को आप मात्र 1 मिनट में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, ये एक अर्ध सत्य है। और हमेशा याद रखिएगा कि अर्ध सत्य हमेशा बहुत ज्यादा कठोर होता है और दुखदायी होता है। हाँ, हालांकि उसी को देख के लोग विश्वास करते हैं और उनके टोटके वगैरह तो के। अब वो तो टोटके बहुत सारे आ रहे हैं। हाँ, हर टोटका हर व्यक्ति पे काम नहीं करेगा। ना राहु खराब है, ना शनि खराब है, ना केतु खराब है, ना सूर्य अच्छा है, ना चंद्रमा मंकामयी है। ये सारे ग्रह में पहले भी बता चुका हूं कि ये आकाशीय गणना का एक हिस्सा है। उस आकाशीय गणना को जो व्यक्ति पढ़ सकता है वो आपके आने वाले समय को प्रेडिक्ट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से एक सीए होता है, एक व्यापारी, कि जब वो बही खाता चेक करता है तो वो एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है, एक बैलेंस शीट तैयार करता है और उन बैलेंस शीट को देखने के बाद एक कोई भी साधारण से अकाउंट जानने वाला व्यक्ति ये बता सकता है कि इस कंपनी का भविष्य क्या होगा। तो क्या उसमें नंबर 1 खराब है या 0 अच्छा है? नंबर 1 खराब है, ना नंबर 5 अच्छा है और ना 0 बुरा है। तो ठीक इसी प्रकार से कोई भी ग्रह जो है वो ना बुरा है ना अच्छा है, सिर्फ वह आपको आपके भविष्य का संकेत दे रहा है। उस संकेत को समझकर यदि मैंने अपने दैनिक जीवनचर्या में सुधार लिया तो आपको वो ग्रह प्रॉफिट ही देगा। और इसमें अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि आकाशीय गणना और सामुद्रिक शास्त्र, तो आकाश से हम आकाश समझते हैं और समुद्र जो आया उससे हम समुद्र समझते हैं, तो ये दोनों में बहुत अंतर है। तो इसको कैसे, मतलब इस एक ही उसमें कैसे आते हैं? आकाश में हजारों तारे हैं जी, ये करोड़ों गैलेक्सियां हैं और हमारी पता नहीं कितनी अनगिनत प्रक्रिया है। इसी प्रकार से समुद्र में भी अनेकों प्रकार के तत्व हैं, गेम्स हैं, खनिज पदार्थ हैं। तो वो आकाश और समुद्र एक ही है। जो ऊपर है वही नीचे है, जो अंदर है वही बाहर है। तो अगर हम समुद्र में से आकाश देखेंगे तो हमें आकाश दिखाई देगा और आकाश से नीचे देखेंगे तो हमें समुद्र दिखाई, यानी हम सब एक दूसरे की परछाई, इल्यूजन। इसको सामुद्रिक शास्त्र जैसे आपने बोला, तो इसका यहाँ अर्थ क्या लेना? सामुद्रिक शास्त्र का मतलब ये है कि जब समुद्र में आप जानते हैं ना तो आप खाली हाथ कभी नहीं आए। जो भी चीज वहां से लेके आएंगे वो बहुमूल्य है। तो सामुद्रिक शास्त्र का मतलब ये हुआ कि अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो वहाँ हीरा भी है, पन्ना भी है, कोरल भी है, पेट्रोल भी है, पानी भी है, नमक भी है। मतलब ऐसी कौन सी चीज है, और जितने भी जो समुद्र मंथन हुआ था और जो आज हम जितनी भी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं वो सारी की सारी कहाँ से निकली है? समुद्र से निकली। इसीलिए उसको समुद्रिक शास्त्र, यानी समुद्र का किसी भी प्रकार से कोई आकलन नहीं किया जाए। इतना विशाल है। इसी प्रकार आकाश का कोई आकलन नहीं, कोई सीमा नहीं। तो अब इसमें सुनने में आता राशि, नक्षत्र, तो ये राशि क्या होती है और नक्षत्र क्या होते हैं, इसमें क्या अंतर होता है? ये यूनिट, जैसे हम 1 फीट, 1 मीटर, 1 किलोमीटर बोलते हैं, 1 ग्राम बोलते हैं, 10 ग्राम बोलते हैं, यानी 100 पैसे मिलेंगे तो 1 रुपया बनेगा। तो जब हमारे ऋषि मुनियों ने आकाश की गणना की और उसको एक निश्चित भागों में बांट दिया, क्योंकि हर चीज की एक एरिया होना जरूरी है। अगर हम किसी भी चीज को एरिया नहीं बनाते तो हम उसको नाप नहीं सकते। जैसे हम मकान लेते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा मकान इतने वर्ग फुट का है, तो हमारे इसी तरीके से जहां हम खड़े हैं वहां से हमें हमारा आकाश कितना दिखाई देता है वो हमारा एरिया हो, और उसको हमने क्या किया, 12 भागों में बांट दिया। इसके अलावा कोई नियम नहीं हो सकता।
12 भागों में बांटिए तो वो 12 घर या 12 भाव होते हैं, अच्छा, ठीक है ना। वो 12 भावों का एक निश्चित है, जो ऐसा चौखट बनाते हैं उसमें क्रॉस रहता है उसमें Yes, yes. जी वो एक प्रकार की कंपनी होती है। जी वो जो 12 भाव है या वो 12 घर हैं, वो एक कंपनी के 12 अलग अलग सेक्शन हो, जिसमें अकाउंट है, रिसेप्शन है, ट्रेजरी है, बॉस का कमरा है, एक बहुत सारी चीजें। अब वहां जो बैठ रहा है उस कमरे के अंदर, वो ग्रह हो गया। यानी काम तो ग्रह करेगा ना, मकान तो कमरा काम नहीं करेगा। जी। हमने कमरे का नाम दे दिया कि अकाउंट सेक्शन ही है, लेकिन अकाउंट सेक्शन में मिलना किससे, वो ग्रह होते हैं। तो जो नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों को 3.5 नक्षत्रों को मिलाकर एक राशि हुई। तो अगर आप पिछले जमाने में जाओ 100 साल 200 साल पहले, तो हम राशियों में काम करते थे। इनको कितनी राशि का घोड़ा है, हाँ मुझे 10 राशि। तो 10 राशि का मतलब होता है 10 गिननियां नहीं, वो 10 थैले निकालकर आपको दे देते थे, और हर थैले में एक निश्चित मुद्रा हो, तो उसको हम क्या बोलते थे, राशि। तो यहाँ पर ऋषि मुनियों ने 3.5 नक्षत्रों को मिलाकर एक राशि बना दी, यानी उनको इकट्ठा कर दिया, और उन नक्षत्रों के हिसाब से उस राशि को हम प्रिडिक्शन करते हैं, उनके सारे गुण उस पर्टिकुलर राशि में। इसमें नक्षत्र पद अवस्था ये भी सुनने में आता है, तो ये क्या? ये अवस्था, अब देखिए क्या होता है कि शादी ज्ञापन औषधीयते, अगर अपन बिल्कुल जनरल बोल भाषा में बात करें, पूरे शुक्र से शादियां दी, गुरु से शादियां दी, तो हमारे इस ग्रह मंडल का जो देवता है वो सूर्य, और सारे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते, ठीक ना। समय के अनुसार यह ग्रह आगे पीछे, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो हल्की सी चपटी है, तो हम खंडाकार उसके का गोलाकार बने, हाँ, यानी चारों तरफ से ग्रह एक ही दूरी पे नहीं रहता, तो जैसे जैसे बढ़ता तो उसकी दूरी या तो कम होगी या ज्यादा होगी, ये झुकी हुई भी थोड़ी झुकी हुई। तो जैसे बुध ग्रह हुआ, शुक्र ग्रह हुआ, ये सब सूर्य के बहुत पास है, तो जब ये चक्कर लगाते हैं और ये सूर्य के जब करीब आ जाते हैं, तो सूर्य के तेज में इनका अपना तेज गायब हो जाता है, अच्छा ये अस्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कि आप एक दिया ले लीजिए, दिन के 12 बजे आप अपने घर से बाहर ले जाए तो वो दिया दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई। अच्छा, अस्त होने का ये अर्थ है, अस्त होने का कार्य वहां कमजोर। अच्छा, और ये जो नीच का ग्रह हो गया, ये उसकी पसंद। अब नीच का ग्रह का मतलब ये हुआ कि 2 बच्चे हैं एक घर में, आपने दोनों को माचिस दे दी है, तो एक बच्चा क्या करेगा, माचिस से कपड़ों में आग लगा देगा, और दूसरा बच्चा क्या करेगा कि उसी माचिस को मम्मा को दे देगा कि मम्मा ये माचिस से रखो, आपको गैस जलाने के काम आएगी। तो दोनों का स्वभाव क्या होगा, एक ने आग लगा दी, यानी उसने अपने पावर का गलत उपयोग किया, और एक बच्चे ने उसी पावर को कंस्ट्रक्टिव में काम किया। तो यहाँ पर वो नीच होने का मतलब क्या है? अब इसका दूसरा बहुत सटीक उदाहरण मान लीजिए कि मंगल नीच का हो गया। मंगल बहुत लोग बोलते हैं कि मंगल है, मंगल है, हाँ, मंगल नीच का हो गया। मंगल नीच का होने से मतलब ये हुआ कि मंगल अंगारक ग्रह है, अग्नि प्रधान ग्रह है। यदि मंगल किसी भी कारण से जल के संपर्क में आ जाता है, अगर वो कुंडली में चौथे भाव में हो या कर्क लग्न की कुंडली में हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो जल के संपर्क में आ जाएगा, तो अग्नि जल से जल के शांत हो जाता। अब उसका पावर वहां पर क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। तो पावर तो है, लेकिन वह अब जब भी कोई नियमित काम करेगा तो उसमें वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे, झगड़ना हुआ, गुस्सा करना हुआ, बेमतलब तक तोड़ना फोड़ना, भिड़ जाता है। वो आप देखिए कई लोग बिना मतलब के आर्गुमेंट करते, इसका कोई मतलब आपको लगता है क्यों बेकाबू कर रहे हैं, छोड़ो ना। हाँ, कई बार सामने वाला बोल देता कि हाँ मेरी गलती हो गई, क्षमा करो, फिर मैं तो वहां ये हो गया नीच का, यानी वो अपने काम को सही तरीके से ना करके उसका उपयोग गलत कर रहा है। ये तो इसी में जैसे एक बोलते हैं कि इतने डिग्री मतलब माइनस में हो गया, या
कम अंश पे है, ये भी इसी का भाग। डिग्री में ये है कि इस घर में, हाँ जैसे आपका ये रूम है, जी तो मैं इस घर के दरवाजे के पास की तरफ हूँ, आप दरवाजे पर दूर है। जी तो अगर हमको कोई आकलन करे हम्म, तो वो कैसे करेगा? वो डिग्री में करेगा ना। हम्म, तो मैं कितनी डिग्री पर से कितनी दूरी पर दरवाजे से और आप कितनी दूरी पर दरवाजे से, ये डिग्री कहलाती है। उससे ये पता चलता है कि उस घर का प्रभाव, उस भाव का प्रभाव उस ग्रह पर कितना पड़ रहा है। आप उठ के जाने वाले तो दरवाजे पर ही खड़े हो, इसका मतलब अब आप दरवाजा छोड़ चुके हो, छोड़ रहे हो, तो यानी अब आपका उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है। लेकिन आप अंदर अगर बैठे हुए हो, यानी आप फुल पावर पे, यानी आप जो कहोगे, जो करोगे, वो मजबूती से करो। तो इससे हम डिग्रियों को देख के उसकी अवस्था को पता करते हैं, उसकी उसकी पावर को पता लगाते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे ग्रह मान लिया बीच में ही बैठा है, मान लेते हैं कि तो इसका असर होता है, हाँ, जहाँ तक इसका असर हो, तो मतलब इसका नुकसान भी होता है। जैसे कम डिग्री का हुआ, जैसे चंद्रमा, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, क्या बोलते हैं, 15वीं तिथि का है, तो बिल्कुल नीच का हो गया ना, बिल्कुल नीचे चला गया डिग्री वाइज, 0 डिग्री पे आ गया है। अब वो आपको उस समय आप देखिएगा कि जब 15 अमावस्या या पूर्णिमा के समय आपने देखा होगा कि आत्महत्याएं ज्यादा होती हैं, लोग भागे जा रहे होते हैं, पर कम से कम दसियों के में से है कि उनका फोन आ जाता है कि सर पूर्णिमा आने वाली है, आप आपको देखिए। हाँ नहीं, उस समय विचलन भी बहुत रहता है। हाँ क्योंकि चंद्रमा कमजोर हो जाए, जी, चंद्रमा बिल्कुल कमजोर है, तो उस समय उधर उधर मचती है। नहीं ये मेरे साथ भी होता है। हाँ, पहले मेरे को ध्यान नहीं आता था, पर ऐसे ही पढ़ते देखते सुनते फिर जब ध्यान दिया कि पूर्णिमा और अमावस्या के समय मेरे अंदर विचलन बहुत रहता है। किसी चीज को मैं मतलब पूरी तरीके से कभी चिढ़ जाता हूँ, किसी डिसीजन को ले नहीं पाता हूँ, या उस समय जो डिसीजन होते हैं, या अवसाद में आ जाते हैं। हाँ हाँ, कई बार अवसाद में आ जाता कारण ये है कि उस वक्त आप देखेंगे ज्वार भाटा ही उसी वक्त आता है। है। जी तो हमारे शरीर में भी 72% जल है, जल तत्व है। तो जल तत्व में जब भी डिफरेंस आएगा, आपका विचलन बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम साबुन वाले तो बोलते हैं कि भाई आप पहले ये पता लगाओ कि अमावस्या को हो रहा है कि पूर्णिमा को हो रहा है ना, इन दोनों का जल से संबंध है। अमावस्या को हो रहा है, चंद्रमा का जो जल है वो भाटे की तरफ जा रहा है, हम बोलकर ज्यादा पानी पिएगा, पानी में होगा तो उनका व्यवहार में जोर है। ये तो मतलब ये जैसे टीवी पे और ये आता है कि कर्क राशि या मेष राशि का आज का ये भविष्य है, तो हर एक राशि की पूरी राशि मतलब हर एक, जैसे यहाँ 10 लोग बैठे हैं, इसमें से 5 लोगों की मेष राशि है, तो हर एक पे वो मतलब वैसा ही रहेगा या हर एक के लिए अलग अलग प्रभाव होता है? नहीं, ये तो मैंने अपने फिर से मैं वही ध्यान दूंगा, हाँ, ये बहुत अंधेरी लंबी गुफा है, उसमें आप अगरबत्ती की रोशनी के सहारे चले, तो वो जो दैनिक राशि फल है, वो उस अगरबत्ती का वो जो बिंदु है जहां आपको रोशनी दिखाई दे रही है, और उसके सहारे आप उस रास्ते को पार कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं इसको ये भी नहीं बोलूंगा कि गलत है या सही है, सालों से चला आ रहा है, कभी लोग किसी को तजर्बा लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको बताते। कई अखबार वाले, कई तो वो ऐसा करते हैं कि वो एक उन्होंने 15-16 प्रेडिक्शन बना लिए हैं और हर 15-16 दिन में वो रिपीट कर देते हैं। अरे ये आपने अच्छा बता दिया। इसीलिए मैं इस पे विवाद पे नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि उस पर विश्वास ना करें। जो भी करना है आपको, एक किसी भी देवकी को पकड़ लियो, उससे अपनी कुकरी रिगाइए और साल भर का या 3-3 महीने का प्रेडिक्शन हो, अच्छा, बस। क्योंकि हर तीसरे महीने में कोई ना कोई तरह खेत होगा। यदि बहुत ज्यादा तकलीफ है तो 3 महीने में, कम तकलीफ है तो 6 महीने में, और बिल्कुल नहीं है तो साल भर में एक बार पूंजी का आप करेक्शन जरूर कराएं। ठीक उसी प्रकार वैसे हम डॉक्टर का, हाँ, मैं भी यही बॉडी एक्सपीरियंस का, बिल्कुल मैं भी यही बोलने वाला था कि डॉक्टर से जैसे चेकअप कराते हैं तो ये वो बिल्कुल जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। तो मतलब अधिकतर ये होता है कि अब तो इसके तो 7.5 ही लगी है, हाँ, तो उसकी तो 8 लगने वाली है, ऐसी ये सामान्य भाषा की बात है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए क्या है
कि पूरा जो सोशल मीडिया है या कोई समाज ये बाजारवाद पे काम कर रहा है। अब किसी को भी देखो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो कुछ बाजारवाद का मीडिएट इज सब। यहाँ पर बिना डराए कुछ नहीं होता। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि शनि देव बहुत बुरे हैं, तभी आप मंदिरों में लाइन लगा के उनको तेल चढ़ाते हैं, या सभी मेरे पास आएंगे कि शनि की चाबी है। एक्चुअली जब 7:30 चल रही होती है या शनि की महादशा चल रही होती है, तो वह आपका एक ऑडिटर का समय होता है। जिस तरह एक कंपनी का एक ऑडिट होता है एक निश्चित समय का, जी उसमें यह देखा जाता है कि आपने पिछले सालों में या पिछले समय में क्या किया। या जब ऑडिट आएगा, ऑडिट होगा, ऑडिटर आपके सामने बैठेगा, तो गलतियां निकालेगा और उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट भी तय करेगा। तब आप क्या करते हो, ऑडिटर को अपने फेवर में करने के लिए भोजन कराते हैं कुछ भी अच्छी तरह। करा। आज तो यहाँ पर जी। जब हम तेल चढ़ा रहे हैं, हम खाली तिल चढ़ा रहे हैं, तो वो फेवर है। इसके बजाय हमें वहां पर चुपचाप दस्तक होके हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, सर आप देख लीजिए। अगर आपकी विनम्रता है, आप में रेजिस्टेंस नहीं है, मैं आपको गारंटी से कहता कि आपका वो समय निकल जाएगा। पूजा पाठ करने के लिए मैं मना नहीं करता, आप पूजा पाठ करो, सत्यनारायण की भगवान की कथा करो, रोज बेल चढ़ाओ, वो अलग बात है। धर्मों को आप खत्म नहीं टाल सकते। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि मेरे भैया भी हैं, तो जब मुझ पर बुरा समय था तो उन्होंने बोला था कि तू तो जाना ही मत शनि देव के सामने। बोले जो व्यक्ति नाराज है आपसे और रोज उसके सामने जाके खड़े होंगे तो क्या वो खुश होगा? ये आपने इतना, मतलब इस पूरी बातचीत का जो हिस्सा है ये गोल्डन प्रश्न। एक्चुअली क्या होता है, कभी भी हमें शनि देव के सामने नहीं जाना, चाहे आपका समय अच्छा चल रहा हो और चाहे आपका समय बुरा। एक्चुअली क्या है, शनि देव है न्याय के देवता जी। और वो आपकी छोटी सी छोटी गलती को भी माफ नहीं करते, उनका काम है न्याय का। अब आप शनि देव के सामने जाकर उनकी नजरों में आ रहे हैं, तो हम लोग तो गलती का पुतला है, हाँ। झूठ फरेब भोजन की करके समाज से चले आ रहे हैं, तो उसका असर तो होगा। तो जैसे उन्होंने आपको देखा, वो आपकी अपनी वक्र दृष्टि डाल देते। शनि देव के मंदिर में कभी भी जाना है तो उनके लेफ्ट या राइट में खड़े होना या पीठ के पीछे खड़े होकर प्रार्थना करना, उनके सामने नहीं जाना। और जितने भी सिद्ध मंदिर है, आप उसको देखेगा कि शनि देव की आरती नहीं होती है, एक पत्थर बना है, उस पत्थर पे जल चढ़ाते हैं। हाँ, सिंगनापुर में भी, शनि कहीं पर भी सिंगनापुर में भी लेकिन साइड से ही पूजा करवा। जहां बाजारवाद है वहां उन्होंने आके लगा दी। अच्छा, और जहां आके लगा दी हाँ। वहां पर उनका सत्यानाश हो गया। शिप्रा नदी को जब देखा तो शिप्रा नदी 2 भाग में पड़ गई। शनि देव के सामने राजा है और वो रंग बन गए। और ये भी बोला गया कि शनि देव के सामने अगर आप नाटक करने लगे तो फिर आपकी क्या हुई? वो तो आपके जज है ना। हाँ। तो जज के सामने हमेशा से एक प्रश्न और मैं आपने पूछा नहीं, फिर बता दूं हाँ। कि अधिकतर मंदिरों में रास्ता इतना दिया है, हाँ। जितना कि सामने से जाना ही पड़ेगा। हाँ। उसका अच्छी बात ये कि आप काबिल ले जाओ, वो गाती है। अच्छा, तो वो आपको पहचानेंगे नहीं तो आपका क्या बिगाड़ते। अरे ये अच्छा बताया, ये मन में आ रहा था मगर बातों बातों में मैं थोड़ा सा कह गया कि भाई सामने से जाएंगे हम, तो सामने दरवाजा है, अब हम छुप के कैसे जाए मगर टॉवल लगा लीजिए, जो भी कुछ लगा है वो लगा के जाइए, साइड में लाते ही उनका काम। अच्छा, तो ये और जैसे मांगलिक दोष होता है, ये क्या होता है? लोग बोलते हैं इसको मंगल का दोष है, और किसी को सौम्य मंगल होता है, किसी को उच्च होता है, क्या होता जितने है? भी लोग हैं उनमें 45% लोग मंगल के होते ही। चंद्रमा से होगा मंगल, लग्न से मंगल होगा, मतलब क्या होता है? नहीं पता, और शुक्र से भी मंगल होता है। इसके मैंने 45 होगा। यदि पर्टिकुलर उससे में भी है तो 1, 4, 7, 10 और 12 में यदि मंगल देखा, कुल्ली के 12 भाव तो हम उसको मंगल दो।
एक्चुअली मंगल की 3 दृष्टियां होती है। तो जब मंगल की दृष्टि लग्न पर या सीधे सप्तम भाव पे पड़ती है तो ये माना जाता है, सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव माना जाता है कि पार्टनर को वो हानि कराएगा। अच्छा। ठीक है, मंगल अंगारक ग्रह है तो मंगल क्रोधित अवस्था में होता है, यानी मंगल वाला व्यक्ति लड़ाई झगड़े में रहता है। सिंपल सी बात है, उसका गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो किसी भी चीज को टॉलरेट नहीं करता, तो कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर को हार्म करता अच्छा, है। इससे मंगल से लोग डर। तो इसमें सौम्य मंगल जैसे उसी घर में होता है पर सौम्य होता है, ऐसे कुछ? सौम्य होता है। सौम्य मंगल से मतलब ये है कि अगर मंगल के साथ कोई अच्छा ग्रह बैठ गया, जैसे गुरु बैठ गया, तो मंगल सौम्य हो जाता है, मतलब वो अपनी ताकत को कम करे, अपनी उग्रता को कम कर लेता है। ठीक उसी मतलब उसी घर में हो, उसी घर में की हो, कोई बात नहीं, या कि फिर मंगल कोई किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, अच्छा, हाँ ये तो पूछ रहा। जैसे गुरु की दृष्टि हो, गुरु ग्रह, हाँ, तो गुरु के सामने मंगल शांत हो। ठीक उसी प्रकार की एक उद्दंड बच्चा, उसको अकेले छोड़ोगे तो पूरे घर को तहस नहस कर देगा, लेकिन उसकी माँ या उसके पिता या उसके पेरेंट्स उसके साथ हो तो उसकी उग्रता में कमी आ जाए, तो उसको हम सौम्य बोलते हैं। कोई कंट्रोलिंग पावर वहाँ होनी क्या चाहिए। बोलते हैं? शनि आ जी, शनि मंगल आ जाएगा तो कंट्रोल भी हो जाएगा और व्यक्ति को एक्टिकल भाव में भेज देगा कार्य को, जैसे व्यक्ति इन्हीं के वजह ये देखा अधिक। काल सर्प दोष जो बोलते हैं कि काल सर्प दोष है, उसका निवारण तो ये क्या होता है? देखिए, काल सर्प दोष अगर हम शास्त्रीय उसके देखा जाए तो किसी भी ग्रंथों में आपको काल सर्प दोष से रिलेटेड कोई भी सामग्री नहीं मिली। ये पिछले 75-80 सालों का ही एक कला को किया गया, लेकिन मेरे अनुभव में जो आया 12 प्रकार के काल सर्प दे देते हैं। काल सर्प दोष में राहु और केतु के एक तरफ अगर सारे ग्रह हो जाए तो वो काल सर्प दोष कहलाता है। अब काल सर्प दोष क्यों लिया गया है? एक्चुअली क्या है कि जो केतु है वो आपका उल्टा घूमता है, ग्रह सारे ऐसे घूमते हो, केतु उल्टा घूमता है। अब ये सर्प का मुख हो गया, सारे ग्रह यहाँ पर है, आप सबके सामने खड़े हैं, सर्प आपके सामने आ रहा है तो आपको डसेगा, ये आप में भय उत्पन्न कर देगा। तो आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, जो कार्य करना चाहते हैं, उस कार्य में आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि आप तो बचने में लगे रहेंगे ना। हाँ, सही तो बात। आपकी मेंटेलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी, आप कोई कार्य कर नहीं पाएंगे अगर आपके सामने सर्प खड़ा है पहले। ये तो हम उसको करें तब हम अपना काम करें जी। तो यहाँ पर अगर सारे के सारे ग्रह क्या है, 9 ग्रहों में से 7 ग्रह यदि उसके मुंह के सामने है तो जिस टाइप से वो जा रहा है तो व्यक्ति के कार्यों में बाधा आती है, तो उसको काट सकते हो, तो उसकी शांति करा देते हैं। एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ, गोचर और दशा इसका भी बहुत उल्लेख होता है, कि गोचर क्या होता है, दशा क्या होती है और क्या अंतर होता है? दशा को इस तरीके से मानिए आप, ये बिल्कुल साधारण भाषा में बता रहा हूँ। आप ट्रेन में सफर कर, मतलब मेरे को मेट्रो ट्रेन में सफर करना है या ट्रेन में सफर करना है, तो वहां पर एक साउंड सिस्टम होता है। हाँ। कि आगे आने आगे ये पर्टिकुलर स्टेशन आ रहा है, अच्छा, इसकी दूरी ये है, दरवाजा इस तरफ खुलेगा। हाँ। तो जिस ट्रेन में आप बैठे हैं और जहां से बैठे और जहां आपका गंतव्य है, तो आपको बताया जाएगा कि अब त्रिशा आएगा, अब बीना आएगा, अब झांसी आएगा। ठीक है, अब जो बता रहा है वो गोचर, अच्छा, यानी वो उसने आपको समय से गाइड मान लें, गाइड पोस्ट में। अच्छा, कि समय से पहले आपको एक लेटर दे दिया कि भाई साहब आपके 3 महीने बाद आपको अपॉइंटमेंट है, आपको इनसे मिलना है, आप तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको विदिशा में उतरना है तो आपको एक स्टेशन पहले बता दिया गया कि आपकी समय आ रही है, आप तैयार हो, और आप तैयार ले रहे सो गए तो विदिशा निकल जाएगा आपका, और आप समय चूक जाते। तो गोचर यानी आपको जो बता रहा है, जो पोस्ट कर रहा है, जो पोस्टमैन कर रहा है, जो सूचना दे रहा है, और महादशा जिस समय खंड में आप चल रहे हैं। अच्छा, और ये हर व्यक्ति की अलग अलग समय पर। अच्छा, और जैसे
किसी के पास भी जाओ, कोई भी जाता है तो उनको बोल देते हैं ये अंगूठी पहन लो, माला पहन लो, या ये फलानी पूजा करवा लो। तो ये कहाँ तक सही है, या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या उसका असर होता है? ज्योतिष में पूरे ग्रह का आप पढ़ लीजिए, ज्योतिष में कहीं पर भी समाधान नहीं है। अच्छा। चाहे पाराशरी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ो, रावण देवता पढ़ लो, सिर्फ जो उपाय लिखे गए वो लाल बताते हैं। और जितने भी ज्योतिषी है, वैदिक ज्योतिषी है, वो लाल किताब के घोर विरोधी है, लेकिन उपाय पूरे लाल किताब के करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, इसको अंडरलाइन करना होगा। ये बड़ी अच्छी बात वैदिक बता पेपर दी। नहीं दे, वो बता देंगे कि आपका ये हो, लेकिन उसको कई उपाय नहीं दिए। अच्छा। ठीक है, तो ये नगों से काम होता। मैंने भी अंगूठी पहनी हुई है, ये नगों से काम होता है। सपोज मान लीजिए कि आपके सूर्य के महादशा कह लीजिए, सूर्य आपका कमजोर है, आपको सूर्य की पावर चाहिए। अगर सूर्य आपका कमजोर है तो आपकी पिता से भी बनेगी, आपको शासकीय कार्यों में विलंब आएगा, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, एक्सीडेंट होगा, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो सूर्य आपका, वो जो ऊर्जा है वो कमजोर है। उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप माणिक या सूर्य से रिलेटेड मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या उससे और भी बहुत सारी विधियां हैं, उससे यूज कर सकते हैं। हाँ, मतलब मैं भी किसी समय गया था, और जिन्होंने बताया मुझे, तो उन्होंने मुझे मोती और मूंगा पहनने को कहा था। तो बोले मोती से आपका चंद्रमा ठीक होगा, मन शांत होगा, ये वो, और मूंगा जो आपके खून के और पेट के विकार है, इसको ठीक करेगा। अब ये बात तो मुझे समझ में आई कि उसको पहनने के बाद मैं लोगों से बात करने में बहुत हिचकिचाता था। पहले इतनी बातें नहीं किया करता था, पहनने के बाद करने लगे, है ना। हम वो करने लगा, मेरा स्वास्थ्य भी उसमें भी सुधार हुआ, बहुत एक्टिव हुआ, और मेरा आपसे मिलना उस समय हुआ, और आपने भी देखा कि मैं कितना एक्टिव हुआ करता, सब हुआ। फिर एक समय आया कि वो एक बार मोती गिर गया या मूंगा गिर गया, मैंने फिर से बनवाया, वो फिर गिर गया। तो जो मेरे भैया थे, जो जानकार थे, उनसे मैंने बोला, तो बोले अब 2 बार गिर गया, अब मत बनवा, फिर तुझे उसकी आवश्यकता नहीं। तो ये मतलब मुझे समझ में नहीं आया। देखिए मोती का गिरना तो, या उसकी बनावट के आधार से, जिसने आपको अंगूठी बना के दी थी उसने सही तरीके से उसको नहीं, मतलब वो काफी वर्ष चला, हाँ पर दूसरी बार जल्दी गिरा। क्योंकि उसको वो पुरानी अंगूठी को ही सेट करके दिया था जी। हाँ। आपको तो नहीं बताया, लेकिन मैं बताया। हाँ। क्योंकि पुरानी अंगूठी में जब आपने नया वो डाला तो उसका खांचा कभी भी जो होगा वो सेट नहीं होगा, उसके लिए पूरी अंगूठी नई ही बनना होता है। यह तो विश्वास है कि मेरा मुंगा गिर गया तो ये मेरे लिए अब, हाँ यदि वो नग टूट जाए, अच्छा पूरी अंगूठी घूम जाए, तब हम उसको रिलेट कर सकते हैं। अच्छा। रहा सवाल, कभी भी एक नग पहनने से सामान्यतः आपका कोई भी काम पूर्ण नहीं है। हाँ, उसके साथ अमली चलता है। जैसे बोला जाता है ना कि जब आप तीखा खाते हो, जैसे मछली बंगाल में दही माचेरवाद खाते हो, क्यों? क्योंकि मछली में मसाला बहुत ज्यादा होता है, तो भाग के उसको कंट्रोल करता है। तो आपको जो उन्होंने दिया था कि मूंगा था, तो मूंगा इसलिए किया था क्योंकि आपका मूलाधार चक्र कमजोर था। अच्छा, तो उन्होंने मूंगा दे दिया आपको। लेकिन मूंगा आदमी का तो वो आपको इतना क्रोधित कर देता है, इतना उत्तेजित कर देता है, या इरिटेट कर देता है कि अब आप किस पे भड़क जाओ, ये आपको भी नहीं पता चलता। उन्होंने कहा कि उसको कंट्रोलिंग कर देके, उसका विरोधी तत्व कौन था? जल तत्व। और जल तत्व को कौन रिप्रेजेंट करता है? मोती। मोती पहना दिया। अब मूंगा गर्म तो है, लेकिन वो इतना गर्म नहीं कि सामने वाले को हानि। हाँ, तो मतलब मुझे वो पहने रहना चाहिए था, वो बिल्कुल भी देखने के बाद। तो मतलब आज आपसे बात करके ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही खुल के सामने आई हैं, और कुछ हमें समझ में आया, और हम आशा कर रहे हैं कि अब आप लगातार आते रहेंगे, और अपन इस चैनल के माध्यम से लोगों के जो भ्रम हैं ज्योतिष के प्रति, वो अपन लगातार
पॉडकास्ट करके और उसको दूर करेंगे और सही ज्योतिष का ज्ञान हम फैला सकेंगे। मैं भी आशा करता हूँ कि आज की हमारी जो वार्तालाप थी ये सच में अभी लोगों को कुछ ना कुछ फायदा मिले आपका। जी। यदि आपके किसी के कोई प्रश्न है तो कह सकते हैं ताकि हम उनको जवाब इस प्रोग्राम हाँ, तो दर्शकों से मेरा बहुत निवेदन है कि हम इस चैनल के माध्यम से सभी के कल्याणकारी ऐसे विषय लाते रहते हैं। ज्योतिष भी उसमें से है और आज आपने देखा होगा, सुना इस पॉडकास्ट को तो आपको कुछ समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसको कमेंट में अवश्य लिखें। तो जैसे फेसबुक से देखा पर आप जाते हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब के कमेंट पे ज़रूर लिखें, तो उसका हल या आपके प्रश्न का उत्तर देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और आपसे निवेदन है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। तो प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।